आर एनवायरनमेंट। देखिए आज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर आर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है पहले ये समझेंगे और क्यों ज़रूरी होता है। देखिए एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एरिया जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स साथ में रहती हैं, उसे हम बोलते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। अब हम इनको बोलते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये है एबायोटिक फैक्टर्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब एबायोटिक और बायोटिक दोनों के बीच में एक तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहते हैं। और जब ये फ्रेंडली रहते हैं तो एनवायरनमेंट हमारे लिए सूटेबल रहता है। लेकिन कुछ वजह से अब जो डेली लाइफ हम देख रहे हैं, आप भी आसपास देखते हो, तो आप ये देखोगे कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप पहले कंपेयर करोगे तो बहुत फ्रेश एयर रहती थी, आजू बाजू ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखती थी, उसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत अच्छा था। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि पूरा का पूरा एक कॉन्क्रीट जंगल होता जा रहा है तो और ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए सूटेबल नहीं बचा है। अब आगे अप्रोच हमें क्या करनी है, हमें अपने एनवायरनमेंट को डेली लाइफ के लिए सूटेबल बनाना है। इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को अनसूटेबल बना रहे हैं। मतलब पोल्यूशन, ये क्या होता है, आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा, पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब जो दोनों के बैलेंस को, किसके बैलेंस को, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है बाय रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसे हम बोलते हैं पोल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे हमारे घर का वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये एक हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसको हम प्रॉपरली अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो दिस वुड कॉज लिटर अराउंड, उसकी वजह से पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारे केमिकल गैसेस होती हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो ये जितना वेस्ट मटेरियल जितना ज़्यादा हम खुले में छोड़ते जाते हैं वो पोल्यूशन कॉज कराता है, ये हार्मफुल है हमारे लिए। तो हमारे लिए इस चैप्टर में बेसिकली देखिए हमें क्या पढ़ना है कि एनवायरनमेंट क्या था। तो एनवायरनमेंट है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेटल्ड रहता है, या जो एक सामंजस्य जिसको बोलते हैं, जब वो मेंटेन रहता है उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब पोल्यूशन क्या था कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे रहने के एरिया को डिस्टर्ब कर दें, हमारे एरिया हम जहाँ रह रहे हैं वो अनसूटेबल कर दें, तो उसे हम बोलते हैं पोल्यूशन। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। तो द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स in the environment is termed as pollution. Now what are the three different types of pollution? Three different types of pollutions are land pollution, water pollution, air pollution. Land pollution को हम soil pollution भी बोलते हैं। देखिए नाम से क्लियर है, land, water, air। land मतलब ज़मीन, अगर हम लैंड को गंदा करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस लैंड में पूरा छोड़ देते हैं तो वो लैंड पोल्यूशन कराता है। वाटर पोल्यूशन, सारे पोल्यूटेंट्स को वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया, वाटर पोल्यूशन। एयर, सारी हार्मफुल गैसेस को एयर में रिलीज कर दिया तो इट वुड कॉज एयर पोल्यूशन। तो आई विल टीच यू वन बाय वन इन डिटेल व्हाट आर दीज पोल्यूटेंट्स एंड हाउ कैन वी ओवरकम, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस पोल्यूशन। सो द फर्स्ट थिंग इज लैंड पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? लैंड को आप इमेजिन करिए, आप पहले एक जगह रहते थे जहाँ पूरी सफाई थी, ठीक, घर से बाहर निकले रोड साफ थी, गार्डन में गए गार्डन साफ था, प्लेग्राउंड्स में गए प्लेग्राउंड्स बिल्कुल साफ थे, कहीं भी जाते हैं आपको सब जगह साफ दिखता है, तो वो एरिया सूटेबल है, आपको वहाँ जाने में अच्छा लगता है। अब एक दूसरा सीन इमेजिन कीजिए, हम घर से बाहर निकले, गार्बेज ही गार्बेज पड़ा हुआ है, थोड़ी दूर गए प्लेग्राउंड पे, किसी ने पूरा गार्बेज का ट्रक आपके प्लेग्राउंड में छोड़ दिया, फिर हम आगे बढ़े, वहाँ भी पूरा लिटर ही लिटर था, वेस्ट ही वेस्ट था, तो ये क्या आपको अच्छा लगेगा? तो ये क्या है? ये वेस्ट है, ये हमारे घर का वेस्ट है, ये आपके घर का वेस्ट है, ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसको हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। ये क्या करा रहा है? ये पोल्यूशन कॉज करा रहा है, क्योंकि ये जो वेस्ट आपने डाला, ये वेस्ट डिकम्पोज नहीं करेगा,
ठीक ऐसे ही छोड़ने पर डिकम्पोजिशन इसका नहीं होगा। तो ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते वो क्या करते हैं, वो पोल्यूशन कॉज कराते हैं। तो पोल्यूशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक आपका घर का वेस्ट, जो मैंने बोला जो डोमेस्टिक वेस्ट है, हमने सब्जी पील की उसको डाल दिया, हमने घर के प्लास्टिक थे, आपने वेफर्स खाए, आपने नमकीन खाए, आपने बिस्किट खाए, सबके पेपर उठाए और बाहर फेंक दिए, तो वो क्या आपको सफाई दिखेगी? नहीं, वो क्या है, पोल्यूशन है, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं करता। एग्रीकल्चरल वेस्ट, हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए, हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, वो सब हमने मैन्योर्स की जगह, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसकी जगह यूज़ किया, फिर से वो पोल्यूशन कॉज कराएगा। तीसरा था इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, इन सबको भी हम फ्री ऐसे ही डिकम्पोज करते थे। जितना वेस्ट निकल रहा था इंडस्ट्री से वो हमने डाल दिया। आज की प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो पीपी किट्स देखने को मिलती हैं जगह जगह, मास्क देखने को मिलते हैं, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अगर इसको प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, पोल्यूशन कॉज कराएगा। सो दीज आर द वेज, हम ही है जो पोल्यूशन कॉज करा रहे, कोई और नहीं आता बाहर से जो पोल्यूशन कॉज कराता है। तो वी एज ह्यूमंस आर कॉजिंग पोल्यूशन एंड वी एज ह्यूमंस हैव टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हमें ही उस पोल्यूशन को रोकना है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट पोल्यूशन, बट पहले तो आप पोल्यूशन समझो होता क्या है, तो क्योंकि आप वो कर रहे हो, आपको हर जगह हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने का। जब आप वो चालू करते हैं अपने आप पोल्यूशन रुक जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ पहले लैंड में छोड़ देते हो, जगह जगह पड़ी रहती हैं, यही कारण है लैंड पोल्यूशन का। सो इफ़ यू वांट टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ लैंड पोल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, अभी मैंने सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस आपको बताए, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, इन सबको जो डिकम्पोज नहीं होता दैट कॉजेज लैंड पोल्यूशन। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू प्रिवेंट दीज पोल्यूशन या हाउ टू प्रिवेंट द लैंड पोल्यूशन। अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन। अभी तक अपन ने देखा लैंड पोल्यूशन होता कैसे है। तो हर चीज़ को अगर आप ऐसे ही जो अनडिकम्पोज या जिनको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, अगर आप उनको ऐसे ही लिटर अराउंड कर दोगे तो वो पोल्यूशन कॉज करेगा। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए। तो आपको घर का वेस्ट जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको प्रॉपरली डंप करना चाहिए। आजकल आप देखेंगे जो भी आपके घर पास का जो नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, दे हैव स्टार्टेड स्वच्छता अभियान। तो डेली यू हैव दी व्हीकल्स, गार्बेज डिस्पोजेबल व्हीकल्स दैट कम, और वो बोलते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा, आपको इनको प्रॉपरली डिकम्पोज करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ जो होती हैं आगे जाके जो गीला है, जो आपका फूड मटेरियल है, जैसे आपके पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, इनको वो आगे चल के मैन्योर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक्स को वो अलग तरीके से डिकम्पोज करते हैं। तो इस तरीके से हमें उनको सेग्रीगेट करके डंप करना चाहिए या डिकम्पोज करना चाहिए। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट नॉर्मली बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं दे आर नॉट ह्यूमन फ्रेंडली या इको फ्रेंडली नहीं होते। तो जो इको फ्रेंडली नहीं है उनको डिकम्पोज करने से पहले क्या करना चाहिए कि उनको पहले जितना वेस्ट है उसे ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उसको डिकम्पोज करना चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो हैव अ प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम। तीसरा एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो एग्रीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, ग्रीन मैन्योर्स का इस्तेमाल करें। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और पोल्यूशन भी नहीं होता। सो दिस इज द वे यू कैन कंट्रोल लैंड पोल्यूशन। सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज वाटर पोल्यूशन। सेम, ये सारा का सारा कचरा अगर आप वाटर बॉडीज में डालोगे तो क्या कॉज होगा? वाटर पोल्यूशन। मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको इसको समझाती हूँ। ये है हमारे घर, ये हमारी इंडस्ट्रीज, ये हमारा एग्रीकल्चरल लैंड। घर का सारा कचरा मैंने पोटलियों में बंद किया, पैकेट्स में, उसको जाके नदी में डाल दिया। ठीक, घर में पूजा हुई, सारा चीज़ उठाई, पन्नी में बांधी, जाके नदी में सिराए। पंडित जी तो ऐसे ही बोलते हैं, बहन जी ये सारा सामान उठाइएगा, नदी में सिराइएगा। आपने कर दिया। घर का कचरा था, पन्नी में बांधा, जाके वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर दिया। इंडस्ट्रीज नॉर्मली अगर आप देखोगे
तो कहीं ना कहीं रिवर बेस्ड या रिवर के पास में होती हैं। वो सारा का सारा कचरा कहाँ डालते हैं? ऑब्वियसली रिवर में जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड भी वाटर बॉडीज के पास होता है। यहाँ हमने सुबह सुबह पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया, पेस्टिसाइड जितना था धीरे धीरे सॉइल के थ्रू वाटर में सीप आउट हो गया। अब हुआ क्या इससे? इसमें रहती हैं फिशेस। आपने जितना कचरा इसके अंदर डाला था, हर तरफ से जो कचरा आया था उसे कौन खा रहा है? फिशेस। क्यों? क्योंकि अंदर भी प्लांट्स होते हैं, अंदर भी एनिमल्स होते हैं। अब ये एनिमल्स और प्लांट्स कई बार ये जो कचरा होता है ये सरफेस के ऊपर इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होगा? नाउ फिशेस टेक इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन O2, ठीक, जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसे ही कचरा इस पूरे सरफेस के ऊपर आता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है वो कम होने लगता है। और जैसे ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होना चालू होगा, अंदर ये जो फिशेस हैं, अंदर के जो एनिमल्स हैं, ये सब मरना चालू हो जाएंगे। तो आपके कचरे डालने से क्या हुआ? आपने इनके पूरे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने इनके पूरे एनवायरनमेंट को खत्म कर दिया। ये भी तो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये पूरा। तो ये जब इकोसिस्टम में आप उनके इकोसिस्टम में कचरा डालोगे तो वो क्या करेंगे? वो इस कचरे को खाएंगे। प्लास्टिक उनके अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा जिसको वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। आपने टिन डाला, कोई भी आपने वेस्ट डाला, मेटल डाला, वो मेटल जाके उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देगा, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये जितना कचरा है इसको इसके अंदर डिकम्पोज नहीं करना चाहिए। ये करने से आप क्या कॉज कर रहे हो? वाटर पोल्यूशन। सो नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी मेथड्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। अब देखिए पढ़ते हैं अपन मेथड्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। अभी अपन ने देखा था वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो वाटर पोल्यूशन का मतलब अगर आप कोई भी हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंसेस को, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, अगर इनको आप वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसे हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अब कैसे बचाया जा सकता है? तो सबसे पहले जो भी आपका डोमेस्टिक वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज ऑफ हमें नहीं करना है। उसको अगर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से उनको अलग अलग करके ड्राई और वेट दोनों ही आपको वेस्ट को अलग सेग्रीगेट करना है। ड्राई वेस्ट को अलग तरीके से डिस्पोज करना है और जो आपका वेट वेस्ट है उसको अलग डिस्पोज करना है। कोई भी कचरा या कोई भी तरीके का वेस्ट आप वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज ना करें। दूसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर वाटर बॉडीज़ में ही डिस्पोज ऑफ होता है तो वो प्रॉपरली ट्रीटेड होना चाहिए, वाटर फ्रेंडली होना चाहिए, फिर ही वो वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज हो, या फिर अलग तरीके से उसको अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू नीचे सीवेज में डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। तीसरा तरीका ये है कि आपके जितने भी एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं वो भी एग्रीकल्चरल लैंड को वाटर बॉडीज़ के पास अगर है तो वो कनेक्टेड ना हो। दूसरा, हम हार्मफुल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करें जो इको फ्रेंडली भी है एंड दे आर नॉट हार्मफुल। तो इस तरीके से आप वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा टाइप का जो पोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है जब हार्मफुल गैसेस जो एग्जॉस्ट से, घर के एग्जॉस्ट से, इंडस्ट्रीज़ के एग्जॉस्ट से या कहीं पर भी कचरा जलाने पर जो हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं तो ये पोल्यूशन कॉज करती हैं। और ये हार्मफुल गैसेस या पॉइजनस गैसेस जब भी एयर में रिलीज़ होंगी तो इससे एयर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से स्मॉग प्रेजेंट होता है या स्मॉग फैलता है। इसी को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। आप न्यूज़ में सुनते होंगे दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग है। स्मॉग क्यों है? क्योंकि इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं जिनसे लगातार एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, वो फॉग के साथ मिक्स होके स्मॉग बन जाता है। तो ये जो स्मॉग बनता है ये हमारे लिए ब्रीदिंग ट्रबल्स कॉज करता है। पीपल सफ़र फ्रॉम एस्थमा, पीपल सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन एलर्जीज, डस्ट एलर्जीज। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज करती हैं। एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहली चीज़, अगेन जो भी आपका हार्मफुल गैसेस है उनको हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना होने दें।
दूसरा तरीका है जो आपकी स्मोक है, ठीक, वो हम फ्यूल्स जो यूज़ करते हैं दे शुड नॉट बी वेरी पॉइजनस, या हम जो उनका इनकम्प्लीट कंबशन है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वो हम ना प्रोड्यूस करें। इको फ्रेंडली आजकल फ्यूल्स हैं लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि हाइड्रोजन गैस को हम यूज़ करें एज अ फ्यूल। क्यों? क्योंकि हार्मफुल हाइड्रोजन गैस के कंबशन से वाटर बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट जो एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो ये तरीके हैं जिससे कि आप वाटर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट कर सकते हो और एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट कर सकते हो। अब पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायो का मतलब होता है एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, डिग्रेडेबल जो ईजिली डिग्रेड कर जाए, तो जो आराम से डिग्रेड कर जाए और जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना फेस करना पड़े उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दूसरे वेस्ट ऐसे होते हैं जो कई सालों तक भी सॉइल में डिकम्पोज नहीं होते, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता या उनको हम किसी भी तरीके से डिकम्पोज नहीं करते। तो ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते उन्हें बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब कैसे इनके एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे? आपने पेपर को मिट्टी में डाला, ठीक, थोड़े दिन बाद ऑब्जर्व करोगे कि वो जो पेपर था वो पूरा डिकम्पोज हो गया है। सेम जगह पर हमने प्लास्टिक डाला, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 1 साल तक हम उसको ऑब्जर्व करते रहे लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हुआ, तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, whereas पेपर, wood pulp, these all comes under biodegradable waste। क्यों? क्योंकि वो ईजिली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। हम घर में जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपके वेजिटेबल पील्स हुआ, फ्रूट पील्स हुआ, वुड हुआ, पेपर हुआ, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। इनको आप घर पर ही डिकम्पोज कर सकते हो। घर में अगर आपके पास छोटा सा गार्डन हो तो गार्डन में आप एक पिट बनाइए, जो भी हफ्ते 10 दिन का जो भी वेस्ट है आप उसमें डंप कर दीजिए और उसको फिर सॉइल से कवर कर दीजिए। 1 महीने बाद आप देखोगे कि that has converted into manure। तो these are the way you can yourself utilize that waste in your own kitchen garden and help you to plant more trees। दूसरा, जितना प्लास्टिक का वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा तो आप प्लास्टिक का यूज़ कम कर दीजिए, जितना हो सके प्लास्टिक्स घर पे लाना बंद कर दें। पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसकी जगह पेपर बैग्स लेना चालू कर दें। जो आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसकी जगह इको फ्रेंडली बॉटल्स आजकल आने लगी हैं। स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स होती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉटल्स का इस्तेमाल करें। और जितना हो सके ये जो वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने से पहले ही डंप कर दिया जाए। सबसे पहले तो एक ही तरीका है कि इसके यूज़ को रिड्यूस डाउन कर दें। जैसे अब ये टर्म आया रिड्यूस, इससे हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, देयर आर 3 R's टू प्रिवेंट दी एनवायरनमेंट। ये 3 R अगर आप अच्छे से ध्यान रख लें या अच्छे से समझ लें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है ये ग्रेजुअली ह्यूमन के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता जाएगा। अभी जो है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार एनवायरनमेंट को, हम एटमॉस्फेयर को, हम फॉरेस्ट को, हम लैंड को, एयर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि हम पे बैक करें टू द एनवायरनमेंट, टू द नेचर। तो अब हम मदर नेचर को कैसे आप और अच्छा कर सकते हो? बाय यूज ऑफ 3 R's। नाउ व्हाट आर दोस 3 R's? 3 R's are 3 R's। 3 R's are reduce, reuse and recycle। क्या क्या बोला मैंने? 3 R's are reduce, reuse and recycle। See, reduce, अपना आप वर्ड क्लियर है, रिड्यूस कर देना। तो जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं या ओवर यूज़ कर रहे हैं उसके कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया जाए। जैसे प्लास्टिक्स के कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, पॉलीथीन बैग्स के कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी जगह हम दूसरे इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ करें, जैसे पेपर बैग्स,
हम न्यूज़पेपर से हम घर पर बैग्स बना सकते हैं। बहुत अच्छा आपके पास समर प्रोजेक्ट हो सकता है कि जो भी आपके घर में वेस्ट न्यूज़पेपर है उससे आप पॉली बैग्स बना के रखें, और जहां आप थोड़ा बहुत सामान लेने जाते हैं वो न्यूज़पेपर बैग्स में या फिर ब्राउन कवर बैग्स आते हैं आप उसमें यूज़ करें। नहीं तो घर पे जो कपड़े रखे होते हैं उनसे भी आप पॉली बैग्स बना सकते हैं। तो इससे प्लास्टिक के ओवर यूज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे टू improve the quality of the environment, quality of the land, क्योंकि आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते जिसकी वजह से सॉइल क्वालिटी रिड्यूस होती है, खराब होती है। दूसरा तरीका है रीयूज़। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वन टाइम यूज़ ही होती है, हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जब वो ख़राब हो तभी उन्हें डिकम्पोज करें। अगर यूज़ किया जा सकता है हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा तो हम चीज़ों को रीयूज़ करते रहें। ज़्यादा ओवर बोलना चाहिए कि ओवर परचेज हर चीज़ का बुरा होता है, तो जो हमारे पास जितना मटेरियल है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लास्ट, रीसाइकिल। मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया रीसाइकिल का। रीसाइकिल में न्यूज़पेपर आपके घर में आया, आपने उसको रीसाइकिल किया इन द फॉर्म ऑफ पॉली बैग्स। हमने कहीं से कपड़े खरीदे थे, पुराने हो गए, पुरानी जीन्स थी हमारे घर में, हमने उसको रीयूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ बैग्स, वेरी अट्रैक्टिव बैग्स यू कैन फॉर्म फ्रॉम योर ओल्ड जीन्स, फ्रॉम योर ओल्ड टी-शर्ट्स। सो यू कैन रीयूज़ दोज मटेरियल फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर डोमेस्टिक यूज़। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप उसको हर जगह, लेकिन आप उसको अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3 R हैं, अगर हम इनको लगातार अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लें टू रिड्यूस डाउन द ओवर कंजम्पशंस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मदर नेचर, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग आवर एनवायरनमेंट। दैट वुड बी अ पे बैक टाइम फ्रॉम अस टू द मदर नेचर। तो अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप पूरी तरीके से ये पोल्यूशन को रोक सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ आपको डाउट हो आप लिंक में भेज सकते हैं। सो सेंड अस योर क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड subscribe to our channel for more such videos on class 4th science. So thank you for watching. Keep learning, keep watching. Thank you.